Hey everyone, this is Sangeeta Nadar and I welcome you all on my YouTube channel Commerce कक्षा। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो अकाउंटिंग टर्म्स जो कि हमारे आने वाले जो वीडियोस होंगे, आने वाला जो हमारा सिलेबस होगा उसमें आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो इन टर्म्स का यूज हो रहा होगा। और अगर इन टर्म्स का हमें बेसिक अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो इजीली हम वहां पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर है तो। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो कि बहुत बेसिक हैं, जो बहुत नॉर्मल हैं हमारे अकाउंट्स में एंड वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज भी होते हैं। तो पहला टर्म अगर हम यहाँ पर देखें सो दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब है यहाँ पर लेन देन। ठीक है, हिंदी में से कहा जाता है लेन देन। लेन देन यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन कहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहिए या ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहिए, एक ही बात है, क्योंकि हम अपने अकाउंटिंग में उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को हम एंटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिनको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं बेसिकली क्या मतलब है। ट्रांजेक्शन मीन्स एन इवेंट विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी, goods and services and can be classified into कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या मतलब है? ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन। लेन देन किस चीज का? लेन देन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसे हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। वो हमारा कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। क्या मतलब है कि कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है? मतलब ये कि जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसका जो सेटलमेंट का मोड होगा वो दो ही तरीके से हो सकता है। एक तो होगा कैश, या तो हमारे बिजनेस में कैश आएगा या हमारे बिजनेस से कैश बाहर जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई कैश ट्रांजेक्शन की। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब है जब हमारे बिजनेस में उधारी पर हम काम कर रहे होंगे, कैश जो है इमीडिएटली उसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा लेकिन बाद में होगा। अभी अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन जो है बेसिकली हमने दो चीजों में बांट दिया है, बाइफरकेट कर दिया है। पहला हमने बाइफरकेट किया है इसका रिलेशन विद अकाउंटिंग यूनिट, दूसरा हमने इसको बांटा है बेस्ड ऑन दी मोड ऑफ सेटलमेंट, यानी कि इसको हम सेटल कैसे करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग यूनिट से इसका क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट इज इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड अनदर इज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। तो इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? इंटरनल ट्रांजेक्शन का मतलब है ऐसी ट्रांजेक्शन, ऐसा लेन देन जो बिजनेस के अंदर ही हो रहा है। एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है, ऐसा लेन देन है जो बिजनेस के बाहर का लेन देन है, वो हमारा एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होगा। क्या मतलब है इसका? बिजनेस के अंदर का ट्रांजेक्शन, बिजनेस के बाहर का ट्रांजेक्शन, क्या मतलब है इसका? यहाँ पर ये मतलब है इंटरनल ट्रांजेक्शन जहां पर हमारी सेकेंड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, सेकेंड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जैसे अगर हम बात करें, अब तक हमने पढ़ा ना डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज होती है, जैसे हमने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी तो हमारे बिजनेस में ही है, प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है एंड वी ऑल नो कि मशीनरी हमारा एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। और हर साल हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो डेबिट कर देते हैं कि इस साल मशीनरी पर इतना डेप्रिसिएशन लगा। तो मशीनरी हमारे बिजनेस की थी, उसको हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन बेसिस के लिए, प्रोडक्शन के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर किसी सेकेंड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब सेकेंड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन है वो हमारा इंटरनल ट्रांजेक्शन हुआ। गॉट इट? नाउ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब है जहां पर हमारी सेकेंड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां सेकेंड पार्टी जो है इन्वॉल्व रहती है। जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, अब बैंक एक सेकेंड पार्टी है, बैंक से हमारा लेन देन हुआ, तो ये जो हमने बैंक से लोन लिया है ये हमारा हुआ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजेक्शन्स का क्या रिलेशन होता है अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में। सेकेंड चीज जो यहाँ पर है दैट इज मोड ऑफ सेटलमेंट, कि इसका जो सेटलमेंट हमें करना है वो करना कैसे है। तो या तो वो होगा कैश बेसिस पर या होगा वो क्रेडिट बेसिस पर। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है या तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा होगा या
कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कैश ट्रांजेक्शन। सपोज कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखिए इज वन वेयर कैश रिसीट और पेमेंट इज इन्वॉल्व। सपोज हमने कोई सामान खरीदा, अगर हमने सामान खरीदा तो हमने डेफिनेटली उसका पेमेंट किया होगा, कैश में हमने वो सामान खरीदा तो सामान तो बिजनेस में आया और कैश बिजनेस से बाहर गया। ठीक है, एंड दूसरी चीज हमने मान लीजिए कि हमने कैश पे किया, सॉरी कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है ऐसी ट्रांजेक्शन जहां पर कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, या तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा या बिजनेस से कैश बाहर जाएगा, तो ऐसी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी हमारी कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि उसके अंदर कैश हमारा इन्वॉल्व है। सेकंड है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब है जहां पर कैश इज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएटली, तुरंत कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट लेकिन विल बी पेड और रिसीव्ड लेटर, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो हमें पे कर दिया जाएगा या हम रिसीव कर चुके होंगे उसे। ठीक है, सपोज हमने किसी से उधार पर सामान खरीदा, ठीक है, आपने परचेज किया गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार पर सामान खरीदा, ठीक है, लेकिन हमने अभी हाथों हाथ तो पेमेंट नहीं किया उसे, इमीडिएटली पेमेंट तो नहीं किया हमने, तो हमने उसे कुछ समय हमने मांग लिया कि हाँ 2-3 महीने बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो इस केस में क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि साथ के साथ यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट या फिर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने सामान बेच दिया लेकिन हमें तुरंत पैसा नहीं मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें वो पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा सेटलमेंट का मोड होता है वो दो तरीके से होता है, या तो कैश में हमारी ट्रांजेक्शन हो रही होगी या हमारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पर हो रही होगी, जिसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा ट्रांजेक्शन वाला। नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका क्या मतलब है, ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर की हैं, या फिर हम जिसे इकोनॉमिक इवेंट बोल देते हैं। ऐसा क्यों हमने इसको फाइनेंशियल क्यों बोला या इकोनॉमिक क्यों बोला, दोनों ही वर्ड किससे रिलेटेड है, हमारी मनी से रिलेटेड है। यानी कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकें, विच ब्रिंग्स इन अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी मशीनरी को परचेज किया, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी। हमने मशीनरी को परचेज किया और कैश में हमने परचेज किया, तो हमने कैश में परचेज किया, सपोज 5 लाख रुपीस का हमने मशीनरी परचेज किया। तो अब क्या हो रहा है, मशीनरी तो बिजनेस के अंदर आ रही है एंड कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब मशीन भी हमारी एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है, तो एसेट के अंदर यहाँ पर अगर हम मशीनरी की बात करें और यहाँ हमने कैश का एक कॉलम बना दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, मशीनरी में तो प्लस कर देंगे 5 लाख अमाउंट से, एंड कैश में 5 लाख को हम माइनस में शो करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन में किस तरीके से चेंज आ रहा है। ये तो बात हुई तब की जब हमने मशीनरी को खरीदा कैश में। अब हम बात करते हैं कि अगर मैम यहाँ पर अगर ये मशीनरी कैश में ना खरीद कर अगर हम उधार में लेकर आए होते तो क्या होता इसका, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर यही मशीनरी हमने क्रेडिट पे ली होती, परचेज ऑफ $5 लाख, ठीक है, अगेन हम यहाँ पर ये लिखते हैं एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मशीनरी तो बिजनेस में अंदर आई, यानी कि मशीनरी तो बिजनेस में आ गई, लेकिन पैसा अभी कुछ गया नहीं। अभी हमने पढ़ा ना कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लेकिन क्या पैसा अभी हमारा इमीडिएटली बिजनेस से बाहर गया, नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि हमने इसे उधार पर खरीदा है, हमने उधार लिया है इस मशीनरी को 5 लाख रुपए की। अगर हमने उधार लिया है तो जिससे हमने उधार लिया है वो हमारा बन गया क्रेडिटर, और ये हमारे सर पर हो गया बोझ, बिजनेस के लिए एक बर्डन हो गया, ये हमें पे करना है आने वाले टाइम में, तो ये लायबिलिटी हो गई है हमारी। तो हम यहाँ पर क्रेडिटर का एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, तो 5 लाख रुपए से ये बर्डन हमारा बढ़ चुका है, और मशीनरी यहाँ पर हमारी एसेट है, तो 5 लाख से मशीनरी हमारी
यहाँ पर हम शो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें वो चीज बताती है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, या तो गुड्स का आदान प्रदान हो रहा होगा या सर्विसेज हम या तो दे रहे होंगे या हम सर्विसेज ले रहे होंगे। तो इस तरीके से गुड्स या सर्विसेज का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है बिजनेस ट्रांजेक्शन में, सच एज परचेज या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड्स एंड सर्विसेज को या तो हमने परचेज किया होगा या हमने बेचा होगा। वेजेस पेड, हमने वेजेस को पे किया होगा वर्कर्स को, रेंट पे किया होगा, डिविडेंड हमने रिसीव किया, लैंडिंग एंड बोरोइंग मनी, मनी को या तो हमने किसी को उधार पर दिया या मनी को हमने किसी से उधार पर लिया। तो ये तो हो गई हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल कवर कि अब ये होता ही इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जितना अभी पढ़ा वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मनी और मनी वर्थ, मनी और मनी वर्थ। तो यहाँ पर जो हमारी बेसिकली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बेसिकली वो किससे कंसर्न्ड होती हैं, वो मनी से कंसर्न्ड होती हैं, जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, जैसे मशीनरी था, लेकिन मशीनरी की एक वर्थ है ना, उसको हम अमाउंट में एक्सप्रेस कर पा रहे कि 5 लाख रुपए की मशीनरी है। तो मनी या मनी वर्थ से कंसर्न्ड होता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं वो ट्रांजेक्शन क्यों हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से कैश या तो बिजनेस में आएगा, कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, या फिर क्रेडिटर और डेटर्स ये अराइज हो रहे होंगे। नेक्स्ट इज चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पर अगर हम बात करें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, तो इनकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है, राइट। देन अकाउंटिंग इक्वेशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि अभी हमने परचेज ऑफ मशीनरी का एग्जांपल देखा था, कैश में भी और क्रेडिट बेसिस पर भी। नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का क्या मतलब है, डुअल एस्पेक्ट का मतलब है अकाउंटिंग में हमारी जो अकाउंटिंग है वो किस पर बेस्ड है, किस सिस्टम पर बेस्ड है। तो हमारी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड है। इसका क्या मतलब है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 साइड होते हैं, ठीक है, आएगा और जाएगा, और ये हमेशा बैलेंस सिचुएशन रहती है हमारी। तो ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो डुअल एस्पेक्ट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हर ट्रांजेक्शन पर। देन इज इक्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसी शीट, एक ऐसा ब्यौरा जो हमेशा आपने देखा होगा, हम बैलेंस शीट जब भी प्रिपेयर करते हैं तो इसका जो इक्वल जो टोटल साइड है वो हमेशा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, इक्वल होता है। अगर नहीं होता इट मींस हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं हमने अपने क्वेश्चन में गड़बड़ी जरूर की है, अदरवाइज ये हमेशा बैलेंस ही होते हैं। क्यों होते हैं, अगेन द रीजन इज सेम, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की वजह से, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। उस वजह से बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस्ड आपको दिखाई देती है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से बैलेंस शीट हमेशा कैसी होती है, इक्वालिटी शो करती है, बराबरी शो करती है। सो ये थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज अकाउंट। नाउ व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या है, एक रिकॉर्ड है। किस चीज का रिकॉर्ड है, ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है। एंड वो ट्रांजेक्शन्स हमारी या तो क्रेडिट होंगी या हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अभी हमने अकाउंट्स में पढ़ा था कि अकाउंट्स एक्चुअली है क्या, इट्स एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, पढ़ा था हमने। तो क्लासिफाइंग का क्या मतलब है कि जो सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम एक कॉमन हेड के नीचे एंटर कर देंगे, ठीक है। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है, एक पर्टिकुलर हेड के अंडर हम इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और वो क्या होता है, हमारा अकाउंट्स होता है। जैसे अगर मैंने लिखा परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, तो मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो मशीनरी अकाउंट में शो की जाएंगी जब हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। अगर हमने कैश में पेमेंट किया है या कैश से रिलेटेड जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा, चाहे कैश बिजनेस में आया हो या चाहे कैश बिजनेस से बाहर गया हो, तो वो हम कैश अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है।
अमित से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में है, चाहे अमित से लेन देन हमारा कैसा भी हुआ हो, उधारी पर लिया है, उधारी पर हमने दिया है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन अमित के लेजर अकाउंट में हम वहां पर शो कर रहे होंगे। आई होप कि अकाउंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल क्या मतलब है? कैपिटल का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब है यहां पर ओनर। प्रोपराइटर का क्या मतलब है? प्रोपराइटर का मतलब है ओनर। सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, एंड मैंने अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, ठीक है। 10 लाख तो मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट करने में लगा दिए, साथ ही साथ मुझे कुछ प्रोडक्शन भी करना था, तो मैंने यहाँ पर 2 लाख की एक मशीनरी भी इंस्टॉल कर दी, ठीक। तो यहाँ पर मैंने जो पैसा लगाया वो क्या हो गया? कैपिटल। और मैंने कैपिटल किस फॉर्म में लगाई? 10 लाख रुपए तो मैंने कैश के फॉर्म में लगा दिए, एंड 2 लाख रुपए की मशीनरी की रिक्वायरमेंट थी इंस्टॉल करने के लिए, तो 2 लाख रुपए मैंने मशीनरी के लगा दिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया? मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया 12 लाख रुपए। 10 लाख तो हो गया कैश और 2 लाख का हमारा मशीनरी, ठीक है। तो प्रोपराइटर का अकाउंट्स की टर्म में हम ओनर ऑफ द बिजनेस को बोलते हैं प्रोपराइटर, ठीक है। If the business earns profit or proprietor partner invest additional amount, the amount of capital increases in the business। मतलब क्या है इसका? सपोज मुझे अपने बिजनेस में और किसी मशीनरी की रिक्वायरमेंट हो गई, तो मैंने और मशीनरी यहाँ पर इंस्टॉल कर दी, और वो मशीनरी आई मान लीजिए 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख से मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई। वही यहाँ पर मतलब है कि अगर हम एडिशनल कैपिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल का मतलब है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों से है। कैश में भी हम यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेट की फॉर्म में भी वो कैपिटल लेकर आ सकता है, ठीक है। अगर एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस कर दी अपने बिजनेस में और पैसा हमने लगा दिया, तो हमारा जो बिजनेस है उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली देखो, पहले 12 लाख थी, 3 लाख की मशीनरी और लगा दी, अब हमारे जो बिजनेस की जो कैपिटल है वो हो गई 15 लाख रुपए, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ इफ द बिजनेस इनकर्स लॉसेस और अमाउंट इज विड्रॉन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस। वहीं दूसरी तरफ अगर मैंने बिजनेस से कुछ पैसा अपने यूज के लिए यहां से निकाल लिया, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने यहां से पैसा निकाल लिया, मुझे जरूरत पड़ी, मेरे पास तो पैसा नहीं, तो मैंने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया, तो मैंने यहां से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां से ये पैसा निकाल लिया। अभी मेरी कैपिटल कितनी थी? 12 और 3 15। अभी मैंने इसमें से 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो अब मेरी कैपिटल कितनी बची? 14 लाख रुपए। इसका मतलब जब भी हम यहाँ से कैपिटल से अपनी कुछ पैसा बाहर निकालेंगे, प्रोपराइटर अपना कोई पैसा बाहर निकालेगा यहाँ से, तब उसकी कैपिटल हमेशा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल डालेगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल नहीं डालेगा तो वो उतनी ही रहने वाली है। लेकिन अगर उसने अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा बाहर निकाल लिया, तो वो उसका जो कैपिटल है उसको रिड्यूस कर देगी, ठीक है। बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कैपिटल का अनदर नेम क्या है? ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ, एक ही बात है, तीनों नाम एक ही है। कैपिटल कह लीजिए, ओनर्स इक्विटी कह लीजिए, या नेट वर्थ कह लीजिए, तीनों एक ही टर्म है। आई होप कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है? कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर आपने पहला लेक्चर अगर देखा होगा तो मैंने वहां पर थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन का, और वो क्या होती है? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब ये पूरी इक्वेशन है, हमें कैपिटल अगर निकालनी है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो इस तरीके से हम कैपिटल को डिटरमाइन कर सकते हैं अगर एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द टर्म ड्रॉइंग्स। Drawing is the amount of cash or goods withdrawn from the business by proprietor or by partner for their personal use, ठीक है। अगर बिजनेस ओनर जिसने अपना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस में से पैसा बाहर निकाल लेता है तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहेंगे। सपोज मेरे पास कैपिटल है बिजनेस की 12 लाख रुपए और मुझे 1 लाख की जरूरत पड़ गई,
तो 1 लाख रुपए मैंने निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए क्या कहलाएंगे, ये 1 लाख रुपए कहलाएंगे ड्रॉइंग्स। क्लियर। Such an amount reduces the amount of investment or capital of the owner in the business। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये जो अमाउंट है, जो ड्राइंग्स हमने की है यहाँ पर, हमने इन द सेंस जो बिजनेस ओनर ने यहाँ पर, जो प्रोपराइटर ने यहाँ पर अपना ये अमाउंट निकाल लिया है पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम ड्राइंग कह रहे हैं, ये अल्टीमेटली जो कैपिटल का पार्ट है उस कैपिटल को कम कर देगा। अभी ऊपर वाले पार्ट में भी हमने यही चीज देखी थी, ठीक है। Therefore, it is shown as a deduction from the capital of the proprietor or partner while preparing the balance sheet। तो कैपिटल हम कहाँ शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी का हेड होता है ना, उसी के अंदर हम शो कर रहे होते हैं कैपिटल को। तो उसमें से हम ड्राइंग्स को माइनस करके दिखाएंगे। अगर इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो अगर स्टार्टिंग में हमारे पास 12 लाख रुपए थे और साल के दौरान इस पूरे अकाउंटिंग ईयर में हमने 1 लाख रुपए अपने यूज के लिए निकाल लिए, तो अब हम अपनी फाइनल बैलेंस शीट जो हमारी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम मेंटेन कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, अब हमारी कैपिटल कितनी शो होगी, 11 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि हमने ड्राइंग्स किया है यहाँ पर 1 लाख रुपए का पर्सनल यूज के लिए। क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया, लाइबिलिटी का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेट which a business owes to others, that is the amount business is liable to pay others such as loan from banks, other persons or creditors for goods supplied। तो लाइबिलिटी का क्या मतलब है, लाइबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है बर्डन। बर्डन कह लीजिए, या हिंदी में अगर हम बात करें तो बोझ, हमारे सर के ऊपर ये बोझ होगा। हमारे सर के ऊपर बोझ होने का क्या मतलब है, हमारे बिजनेस के ऊपर एक बर्डन होगा। लायबिलिटी का मतलब है कि जो हमें एक समय के बाद में पे करना ही करना है, उस अमाउंट को हम पे करेंगे या तो 1 साल के अंदर अंदर, या उसको हम पे कर रहे होंगे 1 साल के बाद में। और ये टाइम ड्यूरेशन ही लायबिलिटी को आगे जो है फर्दर बाइफरकेट कर देता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं क्या मतलब है लायबिलिटी का। सपोज हमारा बिजनेस में, हमें बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, फंड का रिक्वायरमेंट है अब हमें, लेकिन पैसा हम लाए कहाँ से, हमारे मेरे पास और नहीं है पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फंड की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो एक रास्ता और है, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर लोन मांगते। तो मैं बैंक के पास गई और बैंक से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, वहां से मुझे लोन मिल गया। अब ये जो लोन मुझे मिला है, आप मुझे बताइए क्या ये मेरा पैसा था? बिल्कुल नहीं था, ये हमने बैंक से पैसा लिया। इसका मतलब ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ, बर्डन हुआ ना। हमें एक टाइम के बाद इस लोन को पे करना पड़ेगा, लोन भी पे करना पड़ेगा, और बैंक जितना इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पर देना है। इसका मतलब ये पैसा हमें वापस तो करना है ना। तो ये हो गई हमारी लायबिलिटी, ठीक है, ये हमारा हो गया दायित्व जो हमें पे करना ही करना है। ठीक है, क्रेडिटर्स का क्या मतलब है यहाँ पर ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी में क्यों आ रहा है, या जब मैंने एग्जांपल दिया था परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, तो मैंने लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर का कॉलम बना के वहां पर 5 लाख रुपए का लायबिलिटी बढ़ा दी थी। तो क्रेडिटर का क्या मतलब है, जब हम सामान खरीदते हैं उधार पर, उधार अगर हम सामान लेकर आते हैं, ठीक है, तो जिस पर्सन से हमने उधारी पर सामान लिया है उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी को खरीदा, 5 लाख की मशीनरी है मेरे पास, ठीक है, 5 लाख की मशीनरी हमने खरीदी है, किससे, सोहन से। लेकिन सोहन को हम पेमेंट नहीं कर आए, सोहन को हमने बोला कि अभी हमारे पास इतना कैश नहीं कि हम आपको पेमेंट कर सकें, तो ये 5 लाख की मशीनरी हम आपसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन पेमेंट इसका हम बाद में करेंगे। तो सोहन कौन हो गया हमारे लिए, सोहन हो गया हमारे लिए क्रेडिटर, क्योंकि उसने उधार पर हमें सामान दिया है। तो जब हम परचेज करेंगे क्रेडिट पर, तो उसे हम बोलेंगे क्रेडिट परचेज, और जिससे हम क्रेडिट पर लेकर आएंगे उसे हम कहेंगे क्रेडिटर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया वो क्रेडिटर वाला पॉइंट। नाउ दीज लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, where internal liability is the liability towards owner of the business and external liability is the liability towards the outsiders। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या पॉइंट है। ये इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है। यहाँ पर देखिए, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब है एक ऐसी लायबिलिटी
जो हम किसके टूवर्ड्स पे कर रहे होंगे, टूवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये क्या पॉइंट हुआ, ये पॉइंट ये हुआ कि जब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, एंड आपने देखा कि हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में हमारे 2 ही कॉलम होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा एसेट, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ मैंने लिखा लाइबिलिटी, और इसके अंडर हम लिखते हैं कैपिटल, क्रेडिटर्स, ठीक है, एंड बाकी सारी लाइबिलिटीज हम यहाँ पर शो कर रहे होते हैं। तो कैपिटल हमने यहाँ पर लाइबिलिटी में क्यों शो किया है, क्या रीजन है, बिजनेस तो हमारा ही है, फिर क्या रीजन हुआ कि हमने इसको लाइबिलिटी में शो किया। द रीजन इज कि हम यहाँ पर अगर हम बात करें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हमारा जो अकाउंटिंग है वो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो उन कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों की एंटिटी आइडेंटिटी जो है वो सेपरेट है। बिजनेस ओनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, भले ही बिजनेस मैंने शुरू किया है लेकिन जो बिजनेस शुरू हुआ है और जो मैं हूं वो दोनों क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हुए, ठीक है, मैं बिजनेस ओनर हूं लेकिन बिजनेस अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइबिलिटी इंटरनल क्यों हुई, जो पैसा मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो अब बिजनेस की लाइबिलिटी बन चुकी है कि वो आने वाले टाइम में इस पैसे को मुझे पे करेंगे, कैसे पे करेंगे वो आने वाले चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर। टुवर्ड्स द आउटसाइडर कौन हो गए, जो ओनर नहीं है, जो बिजनेस से बाहर है। जैसे सोहन की अगर हम बात करें, ये सोहन कौन है, इस सोहन का बिजनेस से क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, इसने मशीनरी दी है अपनी, हम इसे मशीनरी खरीद कर लेकर आए, वो भी उधार पर, कैश पेमेंट नहीं किया हमने इसको। तो ये हमारे लिए कौन है, क्रेडिटर है, बोझ है ना हमारे सर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर ये बर्डन है, हमें पे करना है, तो इसको हम पे करेंगे, ठीक है, अभी हमने पे नहीं किया लेकिन पे जरूर करना है इसे, ठीक है, तो ये हमारे ऊपर बर्डन है, तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा, और क्लियर कर लेते हैं अपने इस फिगर से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज में इंटरनल एक्सटर्नल हो गया एक ये, ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। इसको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है, अपनी बैलेंस शीट में जो हम शो करते हैं ना वो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को शो करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी हम अपनी बैलेंस शीट में जो शो करते हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी, इन हेड्स को हम वहां पर शो कर रहे होते हैं। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोल देते हैं, ठीक है, और करंट लाइबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोल देते हैं। क्या मतलब है लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी, ऐसा बोझ जो हमें पे तो करना है, पे तो हमें दोनों करने हैं, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है। अगर इस बोझ को हम 1 साल के अंदर अंदर अपना उतार देते हैं तो वो तो हो गया शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, लेस देन 1 ईयर या 12 मंथ्स कह लीजिए, ठीक है, और यहां पर हमें मोर देन 1 ईयर का टाइम मिलता है, या 12 मंथ्स कह लीजिए आप, ठीक है। तो जो अमाउंट आपको पे करना है लाइबिलिटी का, वो अगर 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप पे कर रहे हैं तो वो करंट लाइबिलिटी है, अगर उसको पे करने के लिए 1 साल से ज्यादा का समय लग रहा है तो नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया ये, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर सोहन से मशीनरी खरीद ली हमने, ठीक है, और हमने उसने हमसे बोला कि ठीक है 3 महीने के अंदर आप इसका पेमेंट कर दो, तो हमने बोला ठीक है हम 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, अभी तुम्हारे पास इतना पैसा है नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो सोहन हमारे लिए क्रेडिटर हो गया ना, 3 महीने के अंदर अंदर हम पेमेंट करते, हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गई। वहीं अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है ना, और हमने वो 4 साल के लिए लोन ले लिया है, तो हम धीरे धीरे करके सारा पटा रहे हैं, तो हमें 1 साल से ज्यादा का समय मिल गया यहाँ पे इसको पे करने के लिए, तो ये जो बैंक से लोन ले लिया हमने, ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। डिफरेंस क्या है, टाइम पीरियड का डिफरेंस है,
12 महीने के अंदर अंदर पे करना है तो करंट लायबिलिटी, 12 महीने ज्यादा का अगर समय मिल गया, एक साल ज्यादा का समय मिल गया है तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। सो विद दिस लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है खत्म। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज एसेट। ठीक है, these are the properties owned by the business which are used to carry out the business operations and earn operating revenue for the business. एसेट का मतलब है ऐसे पोजेशन, ऐसी चीजें जो हमारे पास हैं जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, और उसको हमने अपने बिजनेस में एम्प्लॉय क्यों किया हुआ है, क्योंकि वहां से हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, वहां से हमारा जो रेवेन्यू है वो हम अर्न कर पा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एसेट। जैसे मशीनरी के केस में अगर हम बात करें, हमने मशीनरी को खरीदा तो मशीनरी से प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो बिकेगा, उससे पैसा हमारे बिजनेस में आएगा, तो मशीनरी क्या हो गई हमारे लिए, मशीनरी हमारे लिए एक एसेट हो गया। ठीक है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इसको हमने 3 हेड्स में बांटा हुआ है। कौन कौन से? एक तो है हमारा नॉन करंट एसेट्स, एक है करंट एसेट्स और एक है फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दीज आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस एंड आर हेल्ड इन द बिजनेस नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, नॉट फॉर सेल। जब इनको हम खरीदते हैं तो इसको हमने बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा है, बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जब हमें बिजनेस में मशीनरी की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना था, प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, तो हमने मशीनरी को इंस्टॉल कर लिया अपने बिजनेस में। तो यहाँ पर क्या हमने जो मशीनरी को इंस्टॉल किया वो किस पर्पज से किया है, क्योंकि माइंड में आइडिया था कि प्रोडक्शन करना है इसे। क्या हमने इसको बेचने के पर्पज से खरीदा? बिल्कुल भी नहीं। जब बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा, हमने इसको खरीदा ताकि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। तो इसीलिए जब मशीनरी होगी वो बन जाएगी हमारे लिए नॉन करंट एसेट या कह लीजिए फिक्स्ड एसेट। ठीक है, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट्स हमारे जो है आगे और इसको हमने बांटा हुआ है अलग सब कैटेगरीज में। ठीक है, तो पहली टर्म हम देख लेते हैं यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है ऐसे एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड इन द बिजनेस फॉर रीसेलिंग, जिनको हमने वापस से बेचने के लिए नहीं खरीदा है, बट आर हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। और इसका बेनिफिट हम कैसे लेते हैं? लॉन्ग टर्म में। बेनिफिट किस में लेंगे हम? लॉन्ग टर्म में। ऐसे तो है नहीं मशीनरी आज खरीद ली बस इसी साल हमें बेनिफिट देने वाली है, वो आने वाले कई सालों तक उससे प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इसका जो बेनिफिट है हमें लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज टेंजिबल, इनटेंजिबल। क्या मतलब है टेंजिबल और इनटेंजिबल का? देखो, टेंजिबल एसेट का मतलब होता है ऐसे एसेट जिनको हम छू सकें, जिनको हम देख सकें। ठीक है, तो जिन एसेट्स को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट, और जिन एसेट्स को हम छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते उनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या एग्जांपल हो सकते हैं? टेंजिबल में यहाँ पर जैसे मशीनरी छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं, तो मशीनरी हमारा हो गया टेंजिबल एसेट। बिल्डिंग छू सकते हो ना, देख सकते हो, तो वो कैसा एसेट हो गया? टेंजिबल। समझ में आ गया? तो ऐसे एसेट जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो हमारे हो गए टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल क्या होगा? ऐसे एसेट जिनको ना हम छू सकते हैं और ना हम देख सकते हैं, वो होगा हमारे इनटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। ठीक है, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। वो हमें दिखती है, छू सकते हैं नहीं, बट एसेट होती है, वो क्या हो गया? इनटेंजिबल। पेटेंट, ऐसी कोई हमने टेक्निकल हमने कोई चीज बनाई, ठीक है, एंड हम चाहते हैं कि उसका यूज और कोई ना कर पाए, तो उसका हमने पेटेंट करवा लिया। उसको हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। छू सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो पेटेंट क्या हो गया? हमारा इनटेंजिबल एसेट हो गया। होप सो ये क्लियर हो गया होगा टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होता है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये सारी अकाउंटिंग टर्म हमारे उठ उठ के वहां पर आ रही होंगी। तो अगर इनका फंडामेंटल अगर हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन और वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो बहुत ईजिली हमें फिर अकाउंट समझ में आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज करंट एसेट। करंट एसेट का क्या मतलब है? करंट एसेट आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग
them into cash within a year such as debtors, stock, etc. करंट एसेट का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर नॉन करंट और करंट एसेट की अगर हम बात करें तो दोनों में वही डिफरेंस है टाइम पीरियड का, जो हमने लाइबिलिटी में पढ़ा था। तो नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी थी? जो हमें पे करने के लिए 1 साल से ज्यादा का हमें समय मिल जाता है, और करंट लाइबिलिटी थी जिसको हमें पे करना होता है 12 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करना होता है। यानी कि उनमें टाइम पीरियड का डिफरेंस था, तभी उनका हमने नाम अलग अलग किया। सेम इसी तरीके से नॉन करंट एसेट और करंट एसेट भी है। तो नॉन करंट एसेट जो सेल पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं होती हैं, करंट एसेट जो सेल पर्पस के लिए होती हैं, जिनको हम बेचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करंट एसेट। एंड नॉन करंट एसेट में बेनिफिट मिलता है हमें लॉन्ग टर्म में। ठीक है, एंड यहां पर हमें विद इन उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारे हो गए करंट एसेट। करंट एसेट्स हमारे इजीली कन्वर्टेबल हो जाते हैं कैश में। ठीक है, शॉर्ट टर्म होते हैं ये हमारे, तो इसको हम शॉर्ट टर्म एसेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या हम करंट एसेट भी बोल सकते हैं। क्लियर? Then prepaid expenses are also classified as current asset because although they cannot be converted into cash because a part of their benefit is available for next accounting year. ये prepaid और outstanding ये हम अभी समझेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, ये क्या मतलब होता है। Then is fictitious asset। यहां पर fictitious assets में इसको हमने तीसरा पार्ट है ये एसेट का। ठीक है, तो fictitious asset और एक्सपेंडिचर में एक पॉइंट आएगा आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों पॉइंट्स को हम समझ रहे होंगे इस वीडियो लेक्चर के बिल्कुल एंड में। ठीक है, क्योंकि दोनों थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है स्टूडेंट्स के लिए। सो आई वांट कि दोनों टर्म जो बहुत ही क्लैरिफाइंग वे में आपको समझा दी जाए, सो दैट कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। इसलिए वीडियो के बिल्कुल एंड में इसको हम समझेंगे। नाउ इतना कवर हो गया हमारा, एसेट कवर हो गया, लायबिलिटी कवर हो गई, ट्रांजेक्शन कवर हो गए। नेक्स्ट इज रिसीट, एक्सपेंडिचर, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन्स एंड लॉसेस। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ पार्ट अभी कवर करने वाले हैं। तो यहां पर अभी हम कुछ पार्ट कवर करने वाले हैं। पहला है रिसीट्स। इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स। क्या मतलब है? रिसीट का मतलब है एक ऐसी अमाउंट जो हमें या तो रिसीव हो चुकी है या आने वाले टाइम में हमें रिसीव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि या तो हमने गुड्स को बेचा है, या सर्विसेज किसी को दी है, या हमने एसेट्स को बेचा है। ठीक है, तो यहां से हमें या तो पैसा रिसीव हो चुका है या हमें आने वाले टाइम में पैसा रिसीव हो जाएगा। तो ऐसी अमाउंट को हम बोलते हैं रिसीट। अब इसको भी फिर हमने बाइफरकेट कर लिया दो पार्ट्स में, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट अगर हम यहाँ पर देखें, द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर लाइक सेल ऑफ एन एसेट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। क्या मतलब है? कैपिटल रिसीट का मतलब है कि ऐसा रेवेन्यू जो हमारा जो रेवेन्यू नेचर में नहीं कैपिटल रिसीट का मतलब है कि ऐसी अमाउंट या जो हमें रिसीव हो चुकी है या हमें रिसीव होने वाली है। ठीक है, बट वो रेवेन्यू नेचर की नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जैसे एग्जांपल हमने लिया सेल ऑफ एन एसेट। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पर सेल ऑफ मशीनरी, और हमने मशीनरी को 4 लाख में बेच दिया। ठीक है, तो 4 लाख रुपए जो ये हुआ, ये हमारी हो गई कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो ये 4 लाख रुपए क्या हो गया हमारा कैपिटल रिसीट। तो ये जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है वो हो गया हमारा कैपिटल रिसीट। ठीक है, नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड, या तो रिसीव हो चुका है या फिर इज रिसीवेबल बाय द बिजनेस इन इट्स नॉर्मल कोर्स ईदर फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। नॉर्मल सी चीज है, अगर आप एसेट बेचकर, इन्वेस्टमेंट बेचकर अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। एंड जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, हमारा काम है प्रोडक्शन करना और अपने गुड्स को बेच देना। ठीक है, तो वहां से जो पैसा आएगा दैट इज रेवेन्यू रिसीट। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब है अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज।
एसेट्स को एक्वायर करने में, गुड्स को एक्वायर करने में, या हमने किसी से अगर सर्विसेज ली हैं तो अमाउंट जो हम पे करेंगे उस अमाउंट को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब अगेन इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अभी हम 2 पार्ट समझेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट के साथ में समझेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? It is that expenditure the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period. ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका फायदा हमें सेम अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने सैलरी पे की अपने एम्प्लॉयज को, सैलरी टू एम्प्लॉयज, इन्होंने काम किया और उसके बदले इन्हें सैलरी हमने पे कर दी। ठीक है, तो इसका जो बेनिफिट है वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में हमने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, तो ये एक्सपेंडिचर कैसा हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट इनकर्ड टू एक्वायर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट और द अमाउंट स्पेंट ऑन इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, दीज अमाउंट स्पेंट आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है, अगर हमने किसी फिक्स एसेट को एक्वायर करने में कोई खर्चा किया है या उसकी मरम्मत कराने के लिए कोई खर्चा किया है, तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एंड इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। क्लियर? रेवेन्यू जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर विद इन अकाउंटिंग पीरियड उसका हम बेनिफिट कंज्यूम कर ले। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलता है, फ्यूचर में हमें देखने को मिलता है, यानी कि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में इसका हम बेनिफिट ले रहे होते हैं। क्लियर? नाउ अब हमारे 2 टर्म बच गए हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिशियस एसेट। तो यहां पर हम लिखते हैं पहले डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So now we will understand कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर। ठीक है, ये नेचर में कैसा होता है? रेवेन्यू नेचर का होता है, विच इज रिटर्न ऑफ और चार्ज इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जिसको हम राइट ऑफ करते हैं या कह लीजिए जिसको हम चार्ज करते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि 1 साल में उसको हम राइट ऑफ करके नहीं बैठ जाते हैं, उस जो भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसको हम स्प्लिट कर देते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में। Such treatment is given to those items the benefit of which are estimated to accrue in more than 1 financial year। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं हम कि उसका हमने जो एक्सपेंडिचर है उसको हमने मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में हमने उसको बांट लिया है। उसका रीजन ये है कि उसका बेनिफिट, जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसका बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ उसी साल नहीं होता है, आने वाले टाइम में भी उसका बेनिफिट हमें हो रहा होता है। तो क्यों हम अपने बैलेंस शीट में उस पूरे को हम शो करें, या क्यों हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में अकाउंटिंग पीरियड में उसको हम शो करें? क्योंकि वो इस साल बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इस साल बेनिफिट नहीं दे रहा है, वो हमें बेनिफिट देगा आने वाले टाइम में भी, इसलिए उसको हम जितने टाइम में वो हमें बेनिफिट देने वाला है उतने टाइम पीरियड में उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, these include the large expenditure amounts like advertising expenses, research expenses, etc. that will give benefit for more than 1 accounting period। अब कुछ थ्योरी समझ में आई होगी। नाउ इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। हमने यहाँ पर हमारा एक बिजनेस है और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, सपोज हमारे एक स्वीट की शॉप है एंड बेसिकली अगर हम बात करें तो हम जो हमारी स्वीट की शॉप है उसमें हम बेसिकली डील करते हैं लड्डू में, क्योंकि हम फेमस है आसपास बहुत ज़्यादा लड्डुओं के लिए, हमारे पास बहुत वैरायटी के लड्डू रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, लड्डू का हमारे पास बिजनेस है। अब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। नाउ आई वांट कि मेरा ये जो बिजनेस है वो फ्लरिश करे, जिस सिटी में मैं अभी हूँ उस सिटी के अलावा भी लोग जाने, देश भर में हम लोग फेमस हो जाए। ठीक है, देश भर में लोग हमें जानने लग जाएं, सो दैट कि हमारे पास लड्डुओं का और ऑर्डर आना शुरू हो जाए और हमारा बिजनेस और फ्लरिश करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने एक काम किया, हमने एक सेलिब्रिटी से बात की
ठीक है, हमने एक सेलिब्रिटी से कांटेक्ट किया कि भाई आप हमारा ये प्रमोशन कर दो, क्योंकि सेलिब्रिटी की रीच ज्यादा होती है। मुझे कोई नहीं जानता है, बट जिस भी सेलिब्रिटी से हम कांटेक्ट करेंगे, और सेलिब्रिटी को तो हर कोई फॉलो भी करता है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं, तो हर जगह उनके फॉलोज आपको देखने को मिल जाते हैं। सो देश में विदेश में बहुत इनकी फैन फॉलोइंग होती है। सो हमने सोचा कि हाँ, यहाँ इनसे बात करने में फायदा रहेगा, इनसे हम कोलैबोरेट करेंगे और इनको हम बोलेंगे कि आप हमारा एक एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, आपको हम अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। ठीक है, तो सेलिब्रिटी ने हमसे बोला कि ठीक है, एंड इनकी फीस इन्होंने रखी, डिमांड की 1 करोड़ रुपए। हमने कहा ठीक है, 1 करोड़ रुपए हम देंगे एंड हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हमारा हो गया एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन का खर्चा। ठीक है, अच्छा, अब ये 1 करोड़ रुपए तो हमने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के लिए सेलिब्रिटी को पे कर दिया। ठीक है, अब ये 1 करोड़ रुपए, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो रहा है, क्या इसका फायदा, ये अभी जो साल चल रही है 2022, अकाउंटिंग पीरियड हुआ आपका 2022-2023, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा इसी साल होने वाला है, या आने वाले टाइम में भी हमें इसका बेनिफिट मिलेगा? आप इतने सारे ब्रांड्स के ऐड देखते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, है ना, तो इतने सारे आप जो ऐड देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ऐड कंपनी ने 1 साल के लिए मतलब उसको वो जितना अमाउंट है वो पे किया और 1 साल उनको बेनिफिट मिलने वाला, ऐसा तो नहीं है। उसका बेनिफिट उन्हें लॉन्गर ड्यूरेशन में मिलता है। तो हमने यहाँ पर सेलिब्रिटी को 1 करोड़ रुपए में डील डन की कि ठीक है, हम 1 करोड़ रुपीज आपकी जो फीस है वो पे करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, हमारा बिजनेस इससे बढ़ेगा। हमने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने लेट्स सपोज हमने मान लिया कि इसका बेनिफिट हमें आने वाले 5 साल तक मिलने वाला है। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक, यहाँ पर हमने लिख लिया कि 5 साल में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर 5 साल में बेनिफिट मिलेगा, तो ये तो 1 साल में इसको हम पूरा राइट ऑफ कर दे, है ना, तो ऐसे तो सही नहीं है, क्योंकि इसका बेनिफिट इस साल थोड़ी मिल रहा है, इस साल के साथ साथ बाकी आने वाले टाइम में भी हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 करोड़ को स्प्लिट कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। 5 साल में इसका बेनिफिट मिलेगा हमें। तो ये 1 करोड़ को हमने 5 सालों में बांट देना है। तो हमने यहाँ पर देखा, ये हुआ 20 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख। तो इस साल हम सिर्फ और सिर्फ इतना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे, और बाकी इस वाली अमाउंट को हमने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, डेफर कर दिया, है ना। हमने इस पूरे 1 करोड़ को एक साथ चार्ज नहीं किया ना, हमने इस पूरे 1 करोड़ को डेफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, है ना, कि आने वाले टाइम में इसको हम राइट ऑफ कर रहे होंगे। तो ये कैसा हुआ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू नेचर में है, और जिसको हम राइट ऑफ 1 साल में नहीं करते हैं, इसको हम बांट देते हैं उतने सालों में जितने सालों में हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमने यहाँ पर जो 20 लाख अभी राइट ऑफ किए, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा। होप मेक सेंस, क्लियर हुआ ये? ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए इसे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है। नेचर में कैसा है, रेवेन्यू नेचर का है। विच इज रिटर्न ऑफ, जो कि राइट ऑफ हो रहा है, कितने टाइम में राइट ऑफ होगा, इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया। सच ट्रीटमेंट इज गिवन टू दोज आइटम, ऐसे आइटम्स को हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं, द बेनिफिट ऑफ विच, जिसका बेनिफिट हम ये एस्टिमेट करके चलते हैं कि मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 साल से ज्यादा में हमें इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम 1 साल में राइट ऑफ ना करके, जितने भी साल में हमें उसका बेनिफिट दिख रहा है एस्टिमेटेड टाइम में, उतने साल में उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर का स्प्लिट हमने पोस्टपोन कर दिया है। अभी हमने सारा राइट ऑफ नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया। क्लियर, मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है जो हमने यहां पर अभी स्किप किया था, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट को अभी हम समझते हैं क्या होता है। दीज आर दोज एसेट्स, एसेट्स होते हैं विच आर नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, ना तो ये टेंजिबल होते हैं ना ही इंटेंजिबल होते हैं। अच्छा, तो फिर क्या भला होती है ये? दीज आर द लॉसेस, ये लॉस होते हैं, नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोल रहा है ये ऐसे लॉसेस होते हैं, ये जिस साल होते हैं, जिस साल में ये हुआ है
है ना, उस साल में इसको हम राइट ऑफ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आने वाले टाइम में इसको हम राइट ऑफ कर रहे होते हैं। अब इस एग्जांपल से समझते हैं। 1 करोड़ रुपए का ये अमाउंट था जो हमने सेलिब्रिटी को पे किया, 20 लाख रुपए हमने अभी राइट ऑफ कर दिया। वापस से देखो एक बार क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ो। नॉट रिटर्न ऑफ, नॉट रिटर्न ऑफ, नॉट रिटर्न ऑफ, ठीक है, इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। क्या इस 1 करोड़ को हमने एक नॉट रिटर्न ऑफ, इस 1 करोड़ को हमने कहां कहां भी अभी राइट ऑफ नहीं किया ना, कितना राइट ऑफ नहीं किया है हमने, ये वाला अमाउंट 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख यानी कि 80 लाख। तो ये हमारा हो गया फिक्टिशियस एसेट्स में ये शो किया जाएगा। आई होप इस वाले एग्जांपल से आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फिक्टिशियस एसेट, जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था बिजनेस ट्रांजैक्शन से। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। इसको हम दो तरीके से देखते हैं, अकाउंटिंग में इसका क्या रिलेशन होता है और इसका पेमेंट कैसे होता है, ठीक है। देन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा। देन अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का मतलब होता है सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन होंगी उसको एक पर्टिकुलर हेड में हम डाल देंगे, उसको हमने बोला लेजर अकाउंट, ठीक। तो वो हमारे हो गए पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में हम इसको डालेंगे। अमित से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो अमित का लेजर अकाउंट बनेगा, अमित का अकाउंट बनेगा, मशीनरी का अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, डेटर्स अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा। तो अलग अलग अकाउंट बनेंगे क्योंकि उनके अंदर उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ये हम एंटर कर रहे होंगे, ठीक। कैपिटल, मैंने बिजनेस शुरू किया, प्रोप्राइटर का मतलब बिजनेस का ओनर जिसने बिजनेस को शुरू किया। तो जिसने बिजनेस को शुरू किया उसने उसमें कितना पैसा लगाया, ठीक है, चाहे वो कैश में लगाया चाहे वो एसेट की फॉर्म में लगाया, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ड्राइंग, जब बिजनेस ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा बाहर निकालेगा उसको हम कहेंगे ड्राइंग, ठीक है। इसका इससे कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियसली पैसा जो हमने लगाया उसमें से कुछ पैसा हमने बाहर निकाल लिया अपने यूज के लिए तो कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। डन। लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारे ऊपर बोझ है, हमारे ऊपर बोझ का मतलब है हमारी बिजनेस के लिए वो बर्डन है, ठीक है। वो बर्डन हमारे लिए वो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है हमारे टाइम पीरियड का। अगर हम 1 साल के अंदर अंदर उसका पेमेंट कर देते हैं, उस बोझ को उतार देते हैं, तो वो हमारी कहलाएगी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी। एंड अगर उस पैसे को पे करने के लिए जो हमने उधार लिया है, जो हमारा बर्डन है हमारे ऊपर, उसको पे करने के लिए अगर 1 साल से ज्यादा का समय है हमारे पास तो उसको हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी या फिर हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट था हमारा एसेट। एसेट हमारी ऐसे पोजेशन होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इनका जो पर्पस होता है वो इनका पर्पस होता है बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहां से अर्न करना, ठीक। इसके अंदर नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। नॉन करंट एसेट्स सेल के लिए नहीं होते, करंट एसेट सेल के लिए होते हैं। नॉन करंट एसेट हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए हमें यहाँ से बेनिफिट मिलता है। करंट एसेट हमारा विद इन अकाउंटिंग पीरियड हमें इसका बेनिफिट मिलता है। फिक्टिशियस एसेट हमारे वो लॉसेस होते हैं जिस साल में होते हैं उस साल हम इसको राइट ऑफ नहीं करते हैं, जो हमने राइट ऑफ नहीं किया है वो वाला अमाउंट हमारा फिक्टिशियस एसेट में जाता है, ठीक है। टेंजिबल इंटेंजिबल, छू सकते हैं देख सकते हैं, टेंजिबल छू नहीं सकते देख नहीं सकते, इंटेंजिबल। ये हो गया कवर। देन रिसीट, रिसीट का मतलब है पैसा आएगा, ठीक है, या तो पैसा हमारा कैपिटल रिसीट होगी या पैसा हमारा रेवेन्यू नेचर में होगा। अगर हमारे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, हमारा काम है प्रोडक्शन करना, लड्डू बनाना, तो लड्डू बनाकर जो हम लड्डू हमने बेचा तो वहां से जो हमें पैसा आया वो हो गया रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैंने अपनी कोई मशीनरी बेच दी, ठीक है, तो वहां से जो पैसा आएगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जो मैंने खर्चा किया है अपने बिजनेस में,
ठीक है। या तो मैंने बिजनेस में पैसा खर्च किया होगा, अगर लड्डू बनाने, तो लड्डू बनाने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत है मुझे, तो जैसे मान लीजिए हमने चीनी खरीदी, हमने बूंदी खरीदी, या हमने और भी कलर वगैरह खरीदे जो लड्डू में डलेगा, तो यहाँ से लड्डू बनने की प्रक्रिया में जो सामान यूज होगा वो हमारा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं लड्डू बनाने की अगर कोई मशीन है हमारे पास, ठीक है, तो जिस मशीनरी से वो लड्डू बन रहे हैं, तो वहां पर जो हमने खर्चा किया उस मशीनरी के लिए, वो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। नेक्स्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लड्डू का बिजनेस हमें बहुत बड़ा करना था, हम चाहते थे कि ऐसे लोगों तक भी हम जाने जाएं, पहचाने जाएं, हमारा बिजनेस बढ़े जहां हमें अभी लोग नहीं जानते हैं। तो उसके लिए हमने कांटेक्ट किया सेलिब्रिटी से, सेलिब्रिटी ने फीस चार्ज की, और उस फीस को, वो जो फीस थी वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, उसको हम एक अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें एक साल नहीं, आने वाले समय में भी उसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है, तो उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है। और धीरे धीरे करके जितने भी टाइम हमने एस्टिमेट लगा लिया कि इतने साल में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, इसको हमने राइट ऑफ कर दिया। तो जिस साल हमने जितना राइट ऑफ किया वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और जो हम राइट ऑफ नहीं किया है हमने इस साल, 80 लाख रुपए, हमारा फिक्टिशियस एसेट में शो किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, एंड केवीएस के लिए एंड डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आप कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन यहाँ से अच्छे से कर पाए। थैंक यू सो मच।